इस वर्ष के समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न जिलों में मैं जा रहा हूं। जगह जगह बहुत चीजों को देखता हूं, लोगों की बात को सुनता हूं और हमने तय किया था कि हर जिले में जीविका दीदियों के साथ भी बात करेंगे, उनकी बात को सुनना चाहते हैं। रास्ते में भी कई जगह सुनने को मौका मिला और यहाँ भी आपकी बात को सुनने का मौका मिला, मुझे खुशी है। और आज के इस समाधान यात्रा में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जमा खान साहब, माननीय विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव जी, श्री मनीष कुमार वर्मा जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी अन्य माननीय सांसद विधायकगण और यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, पुलिस महानिरीक्षक पटना प्रक्षेत्र श्री राकेश राय जी, नालंदा के जिलाधिकारी श्री शशांक कुंभकर जी, नालंदा के पुलिस अधीक्षक श्री अशोक मिश्रा जी और यहाँ जीविका दीदियों ने कुछ बातें कही। मोहतरमा सबीन खातून जी, श्रीमती प्रतिमा देवी जी, श्रीमती रीना देवी जी, मोहतरमा रवीना खातून जी, श्रीमती अस्मिता कुमारी जी, श्रीमती कुमारी पिंकी जी, श्रीमती उषा देवी जी, आप लोगों ने अपनी बात रखी, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। और किस तरह से आप में से कि आगे पढ़ने की जो बात कही वो मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपने को पढ़ना ही है, लेकिन अपने परिवार के भी बाल बच्चों को भी सबको आगे पढ़ाने की कोशिश करनी है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और आप जानते ही हैं कि जो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह को और वितरित किया, जब उसको काम करने का मौका मिला 2005 से बिहार की सेवा करने का, तो उसमें स्वयं सहायता समूह में बहुत कम महिलाएं, हालांकि उसके बाद भी हम 2-3 जगह जाकर के उन लोगों से परामर्श भी किए थे, लेकिन उसको लगा कि इनको और ज्यादा बेहतर ढंग से अवसर देना चाहिए, इनको बहुत कुछ सिखाना चाहिए और संख्या पूरी होनी चाहिए। दूसरे कई राज्यों के बारे में जब हम केंद्र में थे, एमपी थे या केंद्र में मंत्री थे, तो कई जगहों पर जाकर के हमने देखा, तो उसको लगा कि भाई यहाँ भी काफी संख्या होनी चाहिए और इसके लिए बहुत ही विशेषज्ञों के साथ बातचीत और सब कुछ। और उस बाद हम लोगों ने तय किया कि हम जीविका दीदियों की संख्या पूरा स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाएंगे और इसका नामकरण हमने कर दिया जीविका। अब आप समझ लीजिए कि इनका आप लोगों का जो नाम कर दिया जीविका, अब ये जो नाम कर दिया और आप जीविका दीदियां कहलाने लगी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, तो ये बहुत अच्छा एक माहौल बनने लगा। और जब इसके बारे में उस समय की केंद्र सरकार, आज वाली केंद्र सरकार नहीं है, उस समय की बात, तो उस समय के लोगों को मालूम हुआ तो लोग आए, मंत्री आए, सब लोग आए, क्योंकि लोगों से बात किया, देखे कहीं तो बड़ा अच्छा किए और नाम भी आपने जीविका दे दिया। इसके बाद और चूंकि स्वयं सहायता समूह देश भर में, तो केंद्र सरकार ने पूरे देश में स्वयं सहायता समूह के लिए नामकरण कर दिया आजीविका। यानी आप समझ लीजिए बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका, यानी कि बिहार की जीविका सब जगह आ जाए, उसी तरह की आजीविका। जीविका का कितना बड़ा प्रभाव हुआ। अब आप जीविका दीदियां हैं, सब काम कर रही हैं,
सब लोग इज्जत कर रहा है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और हम जहां कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, सब कुछ सब जगह देखते ही रहते हैं, तो आप जानते ही हैं। और यहाँ से तो मेरा रिश्ता एक दूसरा पुराना है भाई, उन लोगों की बात क्या करना। पिछले ही साल में तो सब जगह एक चक्कर लगा के घूम गए, यहाँ से लोग हमको बनाए हुए था एमपी, ये सब कुछ तो सब कुछ करते रहे, तो वो तो एक अलग चीज है। हम ऐसे ही काम करते रहते और पूरे विकास के लिए पूरे बिहार में काम करते हैं। यहाँ के लिए भी हम लोगों ने देख करके काम किया, जो खास चीज। तो ये सब काम तो करते रहे। और जो जीविका दीदियों का जो गठन हुआ, तो उस समय हमने क्या तय किया कि स्वयं सहायता समूह की संख्या तो बहुत कम थी, तो हमने कहा स्वयं सहायता समूह कम से कम 10 लाख हो गए। अब 10 लाख से भी आगे बढ़ गए। और आप जानते हैं अब जीविका दीदियां कितनी संख्या हो गई, 1,30,00,000 से भी ज्यादा गरीब गुरबा परिवार की महिलाएं स्वयं सहायता समूह में आती हैं, जीविका दीदियां बन रही हैं। तो आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं हैं, तो हमारा तो उद्देश्य है कि उसको हम और बढ़ाएंगे। अब पहले क्या था, खाली मर्द काम करता था, स्त्रियां जो थी, पत्नियां जो थी, तो बेचारी उन लोगों की मदद करते थे। और उसके अलावा क्या करती थी, खेत में कोई काम करता जाके कुछ कर देती थी, लेकिन कोई काम तो नहीं था। बहुत कम लोगों को, और खास करके जो अमीर परिवार के लोग, मुस्लिम महिलाएं बहुत पढ़ती थी और कुछ आगे भी बढ़ती थी, लेकिन सामान्य तौर पर बहुत नीचे रहती। तो इसलिए जब ये काम शुरू, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, पुरुषों को भी आगे बढ़ाना है, लड़कों को भी आगे पढ़ाना है, लड़कियों को भी आगे बढ़ाना है। लड़कियां तो कम पढ़ पाती थी, 5वां क्लास तक तो वो पढ़ने के लिए भेज देते थे, लेकिन 5वां क्लास के बाद आगे पढ़ाने में मुश्किल होता था, गरीबी थी। लड़की को कपड़ा उपड़ा कहां से दे, तो हमने पोशाक योजना शुरू करवाई और उसका साइकिल योजना शुरू करा। अभी आप साइकिल की बात कर रही थी, साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। अब लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ गई, तो हमारा था कि लड़का लड़की सब पढ़े, ताज वो माहौल हुआ। और उसके लिए हमने कितना स्कूलों को बनवाया, अभी और आगे बनाना, ये सब काम तो करना है। शिक्षकों की भी और बहाली करनी है, और इस बात को देखना है कि समाज के हर तबके के लोग पढ़े। और लड़कियों का पढ़ना देखिए बहुत जरूरी है। अगर लड़की नहीं पढ़ती है तो ठीक नहीं। आप देख न रहे हैं कि हम लोग तो बाल विवाह के लिए खिलाफ हैं। कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए, कम से कम 18 साल की उम्र हो लड़की की, तब शादी होनी चाहिए, और 21 साल की उम्र हो लड़के की, तब शादी होनी चाहिए। लेकिन कानून देश भर में तब भी लोग इधर से उधर कर देता है। तो हम लोगों को पिछली बार अभियान चला रहा था पूरा, इसके पहले भी चलाते रहे, बाल विवाह, दहेज प्रथा। अब लड़की की शादी होती है लड़का से, तो लड़का का परिवार सोचता है कि शादी करेगा लड़का का तो उसको दहेज मिलेगा, इसका कोई मतलब है? मैंने लड़का का ब्याह लड़की से होगा तो लड़की को दहेज देना पड़ेगा लड़की के परिवार को, ये कोई मतलब है? आप बताइए, अगर लड़का का शादी नहीं होगा तो कोई बाल बच्चा पैदा होगा? ये हम सब लोग बैठे मुसलमान ने पैदा किया जी। तो इसलिए लड़की का कितना महत्व है, लड़की के शादी में पैसा लगेगा, ये बहुत बुरी चीज है। और देश में कानून किया हुआ दहेज प्रथा के खिलाफ, लेकिन फिर भी कुछ तो करता है। लगातार अभियान चलाते रहना कि दहेज देना ठीक नहीं है। अब आप लोग आग्रह करेंगे कि देख लीजिएगा, सबको समझाते रहिए कि दहेज मत दो, और अगर कोई दहेज ले ले तब वैसी स्थिति में उसके शादी वाले उस परिवार में जाइए ही नहीं, तो अपने आप हो जाएगा कि कोई आया ही नहीं, तो कैसा लगेगा उसको? शादी उसके यहाँ होगा तो कोई नहीं जा रहा, तो ऐसी स्थिति होगी तभी जाकर के समझ लीजिए। दहेज प्रथा, बाल विवाह, सब चीज को भी देखना। तो इन सब चीजों के लिए जो काम करना है, विकास के लिए काम करना। अब बोलिए ना, महिलाओं के विकास के लिए तो कितना काम। अभी आप देख रहे थे कि चुनाव भी जीती है पंचायत में। अब आप सोच लीजिए, नगर निकाय में कौन जीती है? महिला जीती है। अब बात है कि हमने क्या किया है, उनको काम करने का मौका मिला 5 में, 6 में हमने जो कानून बना करके पंचायत का चुनाव हुआ,
तो उसी समय हमने तय कर दिया कि इसके लिए महिलाओं को 50%, कम से कम 50% महिलाओं को मिलेगा। ये कानून बना था, उसमें हम एमपी थे, तो केंद्र से जब ये कानून बना था तो उसमें हुआ था कि एक कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए सब चुनाव और पंचायत के चुनाव। अब यहां तो हमने कहा कि भाई तब कम से कम है 1/3। बिहार में हमने कहा कि आधा महिला। अब उसके बाद आप सोच लीजिए कि पहला बार 2006 से 4 बार चुनाव हो चुका, आधा महिला, और उसी तरह से 7 से नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसमें भी हमने 50% कर दिया था। तो उसके चलते क्या स्थिति हो गई, आज कितनी महिलाएं, अब आप सोचिए इन सब चीजों में भी चुनाव जीते, कहां न के बराबर महिलाएं। कुछ अमीर परिवार की 1-2 महिलाएं होती थी, लेकिन कहीं कोई महिला नहीं। अब देखें कितनी बड़ी संख्या में महिला। तो महिलाओं का विकास और उसके बाद लड़कियों की पढ़ाई, और हमने क्या किया सब तरह से। अब नौकरी कितना महिलाओं, पुलिस में नौकरी में महिलाओं का हमने कर दिया 35% कम से कम। अब आप जान लीजिए कि आज जो बिहार में पुलिस में जितनी महिला है उतनी ज्यादा महिला आज देश के किसी राज्य में नहीं है। और उसी तरह से हमने सरकारी सेवा में भी कर दिया 1/3 कम से कम होना चाहिए। करिए, आप तो पढ़ने में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, उसमें भी हमने कर दिया 1/3। तो एक चीज के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, और ये स्वयं सहायता समूह को बढ़ा करके जीविका दीदियों के रूप में उनको आगे बढ़ाने का ये सब काम जो शुरू किया गया, इस काम से तो अब महिलाएं, अब परिवार में जैसे पुरुष थे खाली, अब महिलाएं भी कितना विकसित हो रही। अब आप लोग बोलिए कितना बढ़िया से अपनी बात कर रही। तो आप सोच लीजिए, जब काम करिएगा तो खूब अच्छी भाषा भी आपकी हो जाएगी, और खूब सबको पढ़ाइएगा, लिखाइएगा, आगे बढ़ाइएगा, आपकी कुछ आमदनी भी होगी। इसलिए हम सब कुछ ढूंढते रहते हैं और सब चीज में देखते हैं तो आपकी तरक्की हो रही है। अब हमारा उद्देश्य, आप लोगों की बात भी सुन रहे थे, बहुत खुश हैं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि शुरू जो किया उसके बाद जीविका दीदियों के लिए बहुत सारा काम हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। तो उसी तरह से हम घूम रहे हैं। अब इसकी आगे जीविका दीदियों के लिए और काम बढ़ाएंगे ताकि जीविका दीदियों की आमदनी और बढ़ती जाएगी और उनकी संख्या जीविका दीदियों की और ज्यादा हो जाएगी। तो हो जाएगी, तब हमारा समाज ठीक होगा, हर परिवार का ठीक होगा। और उस बाद जब लड़कियां पढ़ लेगी, आप सब जब ध्यान दीजिएगा, तो आजकल का जो प्रजनन दर है कि आप सोचिए ना, पहले कितना ज्यादा होता था, 4.3 था 5 में। अब उसके बाद हमने शुरू किया कि लड़कियों को पढ़ाएंगे। आप जानते हैं, बाद में जो पूरे देश का सर्वेक्षण जान करके जानकारी ली है, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर में उन सभी परिवारों में प्रजनन दर 2। और हमने बिहार में भी एक कराया कि जरा देखिए तो इसमें क्या है। तो बिहार में भी कराया गया, तो पति पत्नी, अगर पत्नी भी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और पति पत्नी में अगर मैट्रिक से भी आगे है, इंटर पास है, तो देश का प्रजनन दर मिला 1.7। अब बिहार में निकला अनेक जगहों पर 1.6 प्रजनन दर। तब हमको इतनी खुशी हुई कि पढ़ाई खूब आगे बढ़ेगी, इंटर पास करे, उससे भी आगे बढ़े, और इंटर तक तो कह दिया है कि हम सब मदद करेंगे जब तक शादी न करे। इंटर के बाद आगे शादी हो गई है, जो भी हुआ, और कितना मदद दे रहे हैं पढ़ने के बाद। इसीलिए कर रहे हैं मदद ताकि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। आप जान रहे हैं प्रजनन दर अब घटने लगा, 4.3 से घटते घटते अब हो गया है 2.9। अब 2 के करीब आ जाएगा, तभी कुछ दिन तक तो आबादी बढ़ती जाएगी। लेकिन आप जान लीजिए 2040 के बाद ये स्थिति स्थिर होगा, उसके बाद फिर नीचे जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना विकास हो रहा है, ये और विकास हो जाएगा, और आगे जो भी रहेगा उसको बड़ा आनंद आएगा। इतना चीज हम लोग काम करिए,
अब आप लोगों से उम्मीद है कि पूरा बुलंदी से काम कीजिएगा और आप लोगों को उनको आगे बढ़ाना है। और आप लोग भी ध्यान दीजिए अगल बगल सबको, कोई आपस में बिना मतलब का झगड़ा न करे, बेमतलब का बोलिए ना। कोई कई तरह का इधर उधर पहले यहां नहीं होता था, देखिए कितना शांति होगी। हम बड़ा समझाते थे पहले, अब तो हिंदू मुस्लिम का करेंगे, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का इधर उधर जो करे आपस में झगड़ा थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन अब कितना शांति। तो अब आपको जीविका दीदियों का काम है कि हर परिवार में ये चीज देना कि आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए एकदम, चाहे कोई जाति का हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन उसको आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव होना चाहिए। इस बात के लिए भी जरूर आप लोग लगे रहिएगा, ताकि समाज में अच्छा माहौल बढ़ रहा है। आप लोगों को जो हमने जीविका दीदियों को बढ़ाया है, उसी से सब कुछ बेहतर हो रहा है, या अच्छी तरह जान लीजिए। एक एक चीज का हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप पर हमको बहुत भरोसा है। अब आप ही लोग हमसे मांग करके 15 में कल ये शराबबंदी लागू की, 15 लोग मीटिंग में बैठ गए बोल करके, जीविका दीदियों की मीटिंग की पटना में। अब बैठ गए तो सब खड़ा होकर कहने लगी कि शराब बड़ा बुरा चीज है, इसको जल्दी लागू करिए शराबबंदी। तो हम खड़ा होकर के बोल देके देखा, इस बार तो चुनाव है 3 महीना में, अगर हम फिर जीत के आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर दें। तो 15 के चुनाव में जीत गए तो लागू कर दिए। अब कोई कोई तो इधर उधर गड़बड़ करके नहीं करता है, इतना जानता नहीं है। हम यहाँ के आदमी यहाँ का इतना सेवा करते हैं, तो यहाँ भी इधर उधर झटपट करने लगता है कुछ, तो उसको तो समझाना ही नहीं। कितना भी कुछ करिएगा तो कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही, लेकिन मेहनत करिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आदमी ठीक हो। तो इसलिए सबको समझाना, ये सब चीज को, एक एक चीज को समझाना, और उसके साथ कितना बुरा चीज हो। आप जानते हैं कि जो अभियान चला रहे थे पिछली बार, आपका समाज सुधारक ये अभियान, तो उसमें तो हमने एक छपवा टिकट तो देना दिया आप लोगों को। पिछली बार जो एक एक चीज के बारे में जो भी हो, बाल विवाह के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में तो है ही, लेकिन शराब पीना कितना बुरा चीज है। देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई में वो जब थे, सबको समझाने की कोशिश करते थे कि शराब बहुत खराब चीज है, मत पीना। वो क्या करते थे बापू, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उसकी बुद्धि रख लेता है। अभी बापू का कहा हुआ, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते। ये उस समय से कह है, तो जो आजाद कराए देश को 75 साल हो गया, भूल जाना है। कुछ तो पढ़े लिखे अपने को विद्वान समझते हैं, अब बापू का बात नहीं मानोगे तो नई पीढ़ी के बाल बच्चों को एक बात बता देना है कि देख लो ये देश कैसे बना और कौन थे, इनकी बात को मानना चाहिए। और अभी हाल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो दुनिया भर का है, उसने भी एक अध्ययन किया शराब के बारे में, और उसने 2018 में रिपोर्ट जारी किया। और क्या क्या रिपोर्ट जारी की कि पूरे दुनिया में एक साल में 30 लाख लोग मरते हैं, और उसमें 5.3% दारू पीने के कारण मरते हैं। ये बताइए, जो सबसे बड़ा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाला संगठन और एक एक बात को बताता है। ये कोरोना का ही दौर आया था, कौन WHO ही एक एक चीज के बारे में बताता है कि ये करना है, ये करना है, दुनिया भर। अब उन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया 2018 में, और अगर जो मरते हैं लोग, तो 20 साल से लेकर के 39 साल के जो युवक हैं, उनकी मृत्यु 13.5%। और जो शराब पी लेता है तो आत्महत्या जितनी होती है, तो दुनिया भर में कहा कि 18% लोग दारू पीते हैं तो आत्महत्या नहीं कर देते। अब गाड़ी लेकर के चलाता है और दारू पिए हुए रहता है, तब पूरे दुनिया में 27% दुर्घटना होती है। दारू पीने वाला अगर चलाता है गाड़ी, तो जान लीजिए कितना बुरा चीज है, कितनी बुरी चीज है, और कितने तरह की बीमारियां होती है। 200 प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं, और सबसे गंभीर बीमारियों के शिकार होकर के लोग मर जाते हैं। ये सब एक एक बात किया।
तो इन लोगों ने जो प्रकाशित दिया तो उसी को हम लिख करके छापे हुए, एक एक लोगों के हाथ में खुद भी पढ़िए और अपने परिवार में भी बताइए, बगल अगल में भी बताइए, एक एक आदमी को रोज सिखाइए शराबबंदी के लिए और बाल विवाह उन्मूलन के लिए, दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए एक एक चीज को बताइए और बापू की बात को भी सबको समझाइएगा। ये सब करिएगा तो इसका असर और बढ़ता जाएगा। और हमने तो 2018 में कराया था तो 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। अभी हम फिर लगा दिए, इस बार भी देखेंगे अब कितना बढ़ा है। तो बढ़ तो रही है लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। आज चूंकि हम शराबबंदी लागू की है, सब कुछ बहुत बड़े बड़े लोग मेरे खिलाफ हो गए, बहुत खिलाफ हो गए। पहले मेरी प्रशंसा करता था, आजकल मेरी शिकायत करते रहता। अब आप सोच लीजिए अब कितने लोग आते हैं, अब हम कितना टूरिज्म को भी बढ़ाया करती है। अब 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, पहले कह रहा था कि कोई आएगा नहीं, तब पहले से और बढ़ गया दारू ने की। तो एक एक चीज हुआ है बढ़िया, लेकिन कुछ अपना खिलाफ बोलते रहता है, इधर उधर करते रहता है। तो कुछ तो गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, सबको समझाना। हम लोग मदद करेंगे एक एक चीज के लिए, आप तो जान रहे हैं भाई। तो एक एक चीज के लिए सहयोग करना हम लोग का काम है। तो सब लोग आपस में एक दूसरे को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, गांव को, अपने इलाके को, शहर को, सबको आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों को प्रेम से कहिए कि सब लोग ठीक से काम करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, काम करो, तब आगे और बढ़ोगे। ये सब समझाते रहिएगा, आपस में झगड़ा मत करो, ये सब चीज समझाइएगा, बुरी चीजों के बारे में कर दीजिएगा। और आप पूरा मेहनत करके काम कर रही हैं और मेहनत करिए और दोहरा करके आपको कहते हैं कि आपकी आमदनी और बढ़े, आपकी संख्या और बढ़े। इसी के लिए हम लोग हैं, इसके लिए भी आगे काम करेंगे। हमने अधिकारियों को कहा एक चीज देख लीजिए, इनको और क्या करने से और ज्यादा होगा। जब आपकी कमाई होगी तो कितना आगे बढ़ेगा बिहार, कितना आगे बढ़ेगा, हर परिवार कितना आगे बढ़ेगा, कितनी अच्छी स्थिति होगी। इसलिए आप सब लोगों से मुझको बहुत भरोसा है, आपको हम पर भरोसा है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा आप पर भरोसा है। इस बात की बात हम जब तक जीवित हैं आप लोगों को हम भूल नहीं सकते और आप लोगों के लिए उसको जो भी करना है हम करते रहेंगे। हाँ, एक एक चीज सब जगह स्कूल वगैरह तो खूब गई, सब कुछ हुआ, पढ़ाइएगा भी, एक एक चीज करिएगा। कभी कभी बोली पढ़ाने की ये बात कही, कितना मुझको अच्छा लगा, तो खूब आगे बढ़ाइएगा। ये हमारा आप लोगों से भरोसा है और आप लोग बुलंदी के साथ काम कीजिए और आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा, ये पक्का करके और खूब काम करिएगा। यही मेरा पूरा आपसे अनुरोध है और पूरी उम्मीद है। तो हमको उम्मीद है तो हाथ उठा के बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और खूब आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।